बिजली की लाइनों में होने वाली संभावित जोखिम और दुर्घटना की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। जोखिम लेने की आदत से ही बाल बाल बचने की घटना या दुर्घटना होती हैं। यह हमेशा याद रखें कि दुर्घटना के कारण ही चोट का लगना, संपत्ति का नुकसान या जीवन की हानि होती है। हम देखेंगे दुर्घटना में चोट कितनी तरह की होती है। हम यह भी सीखेंगे कि किस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड दी जाती है। पहला उदाहरण है चोट के कारण बाहरी या अंदरूनी खून का रिसाव। आइए पहले यह समझेंगे कि रक्तस्राव को कैसे रोकें। मैं आपको बताऊंगा कि अंदरूनी रक्तस्राव में आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए पीड़ित के पेट में रक्तस्राव हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको ठंडी दाब या कोल्ड कंप्रेशन तकनीक का प्रयोग करना होगा। उस जगह को ढककर और जकड़ लीजिए जहां पर रोगी दर्द बता रहा है। फिर जब दबाव बना रहे हों तो रोगी को आधी बैठी हुई मुद्रा में ले आएं। इससे उसका रक्तस्राव कम होगा और उसको आराम महसूस होगा। हमको रोगी को लगातार सांत्वना देती रहनी होगी जिससे कि वह आतंकित न हो जाए। कई बार हम देखते हैं कि रोगी, उसके परिवार के सदस्य और पीड़ित को घेरे लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में मरीज और उसके परिवार के सदस्यों को आश्वासन देते रहना चाहिए जिससे कि रोगी हल्का महसूस करें। हमें तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए ताकि रोगी को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके। अगर हो सके तो रोगी को कहना चाहिए कि वह अपने पैरों को इस तरह मोड़ ले ताकि खून कम बहे। अगर हम डॉक्टर के आने से पूर्व कम से कम इतनी फर्स्ट एड कर सकें तो हम रोगी को 50% से अधिक तक बचा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जब बहुत खून बह रहा हो तो क्या होता है। हम साधारणतया देखते हैं जब किसी की उंगलियों में चोट लगती है और खून बह रहा हो तो वह लगातार अपने हाथ को झटकता है ताकि दर्द में आराम मिले। हालांकि ऐसा करना गलत है। अगर हम हाथ को आराम देंगे और उसे हिलाएंगे नहीं तो महसूस करेंगे कि रक्तस्राव कम हो रहा है। दूसरा काम हम यह करेंगे कि चोट लगे अंग को हम छाती से ऊपर उठा सकें। हाथ को ऊपर उठाने के बाद हमने उंगली या हथेली से हल्का सा दबाव डालना है और रोगी से आग्रह करना है कि वह दबाव बनाए रखे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो रोगी फिर अपना हाथ हिलाना शुरू कर देगा और खून फिर तेजी से बहने लगेगा। एक रुमाल ले लें और घाव को ढक दें। हाथ को हृदय या छाती से ऊपर उठा के रखें। जब रक्तस्राव को रोकने के लिए हमारे पास कुछ भी ना हो तो हमें घाव को ढककर और ऊपर उठाकर रखना चाहिए। यह रोगी को शांत रखने में सहायक होगा। हमें रोगी को सांत्वना देनी है कि वह ठीक हो जाएगा और उसे जल्दी अस्पताल या घर ले जा रहे हैं। यह रोगी को शांत रखने में सहायक होगा और वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि हड्डी टूटने के कारण लगी चोट पर क्या करना चाहिए। आइए अब हम सीखेंगे कि जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। पहले यह ध्यान रहे कि टूटे हुए अंग को जरा भी न हिलाएं। मान लीजिए इस व्यक्ति की पांव की हड्डी टूट गई है। इस पांव को ना तो छुएं ना ही हिलाएं। अगर घायल व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में है तो लोगों से मदद लें। अगर हम किसी संस्थान में हैं तो हम गत्ता या कार्डबोर्ड ले सकते हैं और एक खपची बनाकर टूटे हुए अंग को सहारा दे सकते हैं। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो 12 इंच के स्केल या फट्टे की खपची बना सकते हैं। अगर यह भी उपलब्ध नहीं है और हम एक सार्वजनिक स्थान में हैं तो कोई भी डंडी, यहां तक कि पुलिस वाले के डंडे से भी टूटे पांव को सहारा दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो भी आप कुछ मत करिए और घाव वाले अंग को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। आप दूसरे स्वस्थ पांव को हिला सकते हैं और उसे चोट लगे टूटे पांव के पास लाएं। शरीर में कई जगह से हम पट्टी बांध सकते हैं।
जैसे कि कमर के नीचे से, गर्दन के नीचे से, घुटने के नीचे से और टखनों के नीचे से हम नीचे से इन जगहों पर पट्टी बांध सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पट्टी नहीं है तो हम जूतों के फीते या रोगी की पेंट की बेल्ट और जो भी उपलब्ध हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास बैंडेज या पट्टी है, हमें शरीर के जोड़ों पर ऊपर और नीचे से जोड़ों को बांधना चाहिए। यहां मैंने एक बैंडेज टखनों के नीचे ले रखा है और टखनों को मिलाकर बांध दिया है। कभी भी टूटी हुई हड्डी पर दबाव या जोर नहीं देना चाहिए, लेकिन स्वस्थ टखनों पर दबाव देना चाहिए। यहां हमने बैंडेज बांधकर टूटी हुई हड्डी का हिलाना ढुलना रोक दिया है। अगर दूसरा बैंडेज बांधना पड़ता है तो उसे जोड़ों के पास ही बांधना चाहिए। हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना है कि दबाव केवल स्वस्थ पांव पर ही पड़े और बंध कभी भी चोट वाली जगह पर नहीं पड़ता। इस प्रकार बंध बांधने पर रोगी को दर्द होगा। अगर रोगी होश में है तो उसे सांत्वना दे कि वह सुरक्षित है, जिससे कि वह हल्का महसूस करे। हमने जोड़ों के नीचे से बैंडेज बांध दिया है। अब हम एक और बैंडेज टूटी हड्डी से ऊपर की ओर बांधेंगे। अगर हम अस्पताल पहुंचने से पूर्व ऐसा कर लेते हैं तो रोगी को हमने 80% तक बचा लिया है और वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि आग से जल जाने व्यक्ति को लगी चोट पर क्या करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति आग से जल जाए तो क्या करना चाहिए। हमेशा याद रखें, जब भी किसी जले हुए व्यक्ति का इलाज करें तो हमें अपने हाथों को धोकर सुखाना चाहिए या फिर रबर के दस्ताने का प्रयोग करना चाहिए। यह इसलिए है कि जले हुए घाव से संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है। अगर चोट माइनर बर्न या हल्की जलन है तो रोगी को बिठाएं और जले हुए घाव को बहते हुए पानी से धोएं। अगर बहता पानी उपलब्ध नहीं है तो बर्तन में भरे पानी में जले हुए घाव को डुबो दें। आप 10 मिनट में पानी को बदल सकते हैं। अगर पानी उपलब्ध ना हो तो बर्फ का उपयोग कर सकते हैं। बर्फ को हमेशा कपड़े में लपेटकर और दबाव बनाकर प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का हाथ जल गया हो तो उस जले हाथ को कभी भी ना छुएं। अगर पीड़ित भयभीत है तो उसे सांत्वना दे और लगातार उससे बात करते रहें। उससे उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में पूछते रहें। इस तरह उसका ध्यान दर्द से हट जाएगा और वह नरम पड़ जाएगा। हमें जले हुए स्थान को ठंडे पानी से धोना चाहिए। हमें जले हुए स्थान को एकदम ठंडा करना है, जिससे पीड़ित अच्छा महसूस करने लगे। कभी कभी लोग जले हुए घाव पर टूथपेस्ट या अन्य क्रीम लगा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जले हुए घाव को धोने के बाद उसे साफ कपड़े से ढक दें और मरीज को अस्पताल ले जाएं। बिजली के झटके से घायल व्यक्ति का उपचार कैसे करें? आइए हम सीखते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हम सब बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमने लाइनों पर, ग्रिड स्टेशन या कंट्रोल रूम में बिजली के करंट के प्रवाह से होने वाली दुर्घटनाएं, इलेक्ट्रोक्यूशन, अक्सर देखी होगी। उपभोक्ताओं को भी ऐसी दुर्घटनाओं का सामना अपने घर पर करना पड़ सकता है। आइए हम सीखते हैं कि बिजली के झटके के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में किस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। पहले हमें यह समझना होगा कि बिजली के करंट के प्रवाह से होने वाली दुर्घटना या इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है। यह भी एक प्रकार की चोट है। इसकी प्रचंडता बहुत अधिक होती है क्योंकि बिजली हमारे शरीर से होते हुए अर्थ जमीन की तरफ प्रवाहित होती है। जब यह होता है तो बिजली हमारे शरीर से सेल को फाड़ देती है, जिसके कारण अंदरूनी रक्तस्राव होने लगता है और प्रघात या सदमा लगता है। बिजली के झटके का सबसे महत्वपूर्ण इलाज है शॉक या प्रघात का उपचार। बाकी प्राथमिक चिकित्सा उसी प्रकार रहेंगी। अगर खून बह रहा है
तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा करें। अगर हड्डी टूट गई है तो अनुकूल चिकित्सा अवश्य करें। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है या दिल की धड़कन बंद हो गई है तो सीपीआर का प्रयोग करें। बिजली के झटके में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिजली के स्रोत को तुरंत बंद करें। किसी भी विद्युत अवरोधी चालक जैसे लकड़ी या कपड़े का प्रयोग करें। सबसे पहले बिजली बंद करें। किसी भी हालत में चालू लाइन से जुड़े व्यक्ति को भगदड़ में नंगे हाथों से न छुएं। आम चोट और बिजली से लगने वाली चोट में केवल यह अंतर है कि बिजली के प्रघात से चोट ऊंचे स्तर की बहुत गहरी होती है। रोगी को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। किसी प्रकार की भगदड़ नहीं मचानी चाहिए। रोगी का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि उसका उपचार तुरंत शुरू हो जाएगा। आइए अब हम सीखें कि जब किसी व्यक्ति की बांह में चोट लग जाती है तो हमें प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए। अगर बांह के ऊपरी हिस्से में चोट लगी है तो हमें उस भाग को थाम के रखना चाहिए। हम बैंडेज को हमेशा अपने पास तो नहीं रखते। हमें बांह को थामने के लिए उपलब्ध साधनों से काम चलाऊ प्रबंध करना चाहिए। पहले कमीज का बटन खोलें और बांह को शरीर के पास ले आएं। इस प्रकार हमने बांह को थामने का सहारा सुनिश्चित कर लिया। साथ ही अब बांह नीचे की ओर नहीं लटकेगी। अगर टूटी हुई बांह नीचे लटकी होगी तो वहां अधिक दबाव पड़ेगा और मरीज को दर्द होगा। अगर हम बांह को सहारा देते हैं तो मरीज को आराम मिलता है। अब हम जानेंगे कि व्यक्ति के सिर पर लगी चोट के कारण खून निकलने पर क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लग जाए और खून बह रहा हो तो मरीज घबरा जाएगा। पहले मरीज को सांत्वना दे कि वह ठीक है। एक रुमाल लेवें और उससे घाव को ढक दें और सीधा दबाव घाव के ऊपर करें। यह खून को बहने से रोकने में सहायक होगा। घाव को पट्टी से बांध दें और मरीज को सांत्वना दें। अगर खून बहुत अधिक बह रहा है तो घाव के ऊपर एक और कपड़े की पट्टी बांध दीजिए। हमें पहली वाली पट्टी नहीं उतारनी चाहिए बल्कि उसी के ऊपर नई बैंडेज लगानी चाहिए। इस प्रकार हम खून को रोक सकेंगे और मरीज को आराम से बिठा सकेंगे। अंत में हमें क्या करना चाहिए जब किसी के कंधे में चोट लग जाती है। अगर किसी व्यक्ति के कंधे में चोट लगी है तो साधारण हड्डी टूटने के तरीके जटिल हो जाते हैं। हमें कंधे की हलचल को रोकना है। ऐसी स्थिति में मरीज को बहुत दर्द होता है। हमें उसको कांख या बगल से सहारा देना चाहिए जिससे कि उसके कंधों का हिलना ढुलना रोक सकें। साधारणतया हमने कभी भी किसी के चेहरे या छाती पर प्लास्टर नहीं देखा होगा। प्लास्टर केवल पांव या हाथों पर लगाते हैं। हम बैंडेज या बेल्ट या और भी उपयुक्त वस्तु से बांह को छाती के साथ बांध सकते हैं जिससे किसी प्रकार का भी हिलाना डुलना न हो सके। यह पूरे कंधे को सहारा देगा। कॉलर बोन के टूटने पर हम केवल इतना ही कर सकते हैं। इस प्रकार हम मरीज को बहुत आराम दे सकते हैं। आपने देखा किस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है।